बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भाई आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। सिंटेक्स बुक बोर्ड फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री, न्यू बुक अब तो ओल्ड हो गई, ठीक है। और कौन सा चैप्टर कर रहे हैं हम? चैप्टर नंबर 5, स्टेट्स ऑफ मैटर टू लिक्विड, उसका पार्ट जो है 5 करने जा रहे हैं, पार्ट 5। और इसमें हम कौन सा टॉपिक कर रहे हैं? वंडर वॉल्स फोर्सेस पार्ट 3। कॉपी पेंसिल ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं, ये वीडियोस नॉर्मल बच्चों के लिए तो हैं नहीं, ये वीडियोस हैं चैलेंजिंग बच्चों के लिए, ज़िद्दी बच्चों के लिए, डिटरमिनिस्टिक बच्चों के लिए, मुस्तकिल मिजाज जो हैं, ठीक है, और जो अपने फ्यूचर से बहुत ज़्यादा सिंसियर हैं। वो सिर्फ ख्वाब नहीं देखते बल्कि वो ज़िद भी रखते हैं कि हमें ये ख्वाब अपने पूरे भी करने हैं, कुर्बानियाँ भी देनी हैं, ठीक है। सबसे बड़ी कुर्बानी वक्त की, टाइम की, बहुत सारी एक्टिविटीज़ रोकनी पड़ती हैं, ठीक है। और बहुत सब्र के साथ जो है ये सब कुछ करना पड़ता है। वो बच्चे जो इन चीज़ों को नहीं समझते, एवरेज बच्चे होते हैं, चलो ठीक है एग्ज़ाम ही तो पास करना है और ठीक है चलते रहें। लेकिन वो बच्चे जो ज़िद्दी हैं उन्हीं की जगह है ये, ठीक है। चैलेंजिंग बच्चों की जगह है ये, आम बच्चों के लिए यहाँ जगह नहीं है, ठीक है। आपको एंट्री टेस्ट क्वालिफाई करना है, सीएसएस का एग्ज़ाम देना है, या कोई किसी गवर्नमेंट जॉब में अपीयर होना है, फ़ॉरेन में आपको स्कॉलरशिप चाहिए, बहुत स्कॉलरशिप्स आती हैं मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ में। घूम फिर के कहीं ना कहीं ये वीडियोस जो है वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी, ठीक है भाई। पिछली वीडियोस अगर नहीं देखी हैं तो इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में इस चैप्टर की पिछली वीडियोस आपको मिल जाएंगी, उनके लिंक्स मिल जाएंगे। और अगर आपको फर्स्ट ईयर की पिछले चैप्टर्स की सारी वीडियो बशमूल सॉल्व एक्सरसाइजेस के, वो अगर आपको देखनी है तो फिर ये जो आपको स्क्रीन नज़र आ रही है, पिक्चर नज़र आ रही है मेरी यूट्यूब पे, इसी के नीचे लोगो बना हुआ है मेरे चैनल का, रटना नहीं समझना है। इस पर क्लिक करें तो पेज खुल जाएगा, वहाँ पर प्ले लिस्ट का ऑप्शन होगा, प्ले लिस्ट का, इस पर क्लिक करें तो प्ले लिस्ट आपके सामने आ जाएंगी। ये 18-20 के करीब प्ले लिस्ट हैं जिसमें तकरीबन 1000 से ज़्यादा वीडियोज़ हैं, मोर देन 1000 वीडियोज़, ठीक है। और अगर आपको ये डाउनवर्ड एरो नज़र आता है तो इस पर क्लिक करते रहें, आपको बाकी मानदा प्ले लिस्ट जो हैं वो भी, रिमेनिंग प्ले लिस्ट वो भी आपको नज़र आ जाएंगी। समझ में आ रही है बात आपको? तो और इसके अलावा 18-20 प्ले लिस्ट हैं ये आपकी। बेसिक्स मैथ्स की बेस वीक है तो बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स के नाम से भी प्ले लिस्ट मौजूद है। आप देखिए उसके अंदर आपको जो है आपकी बेस जो है स्ट्रॉन्ग हो जाएगी मैथमेटिक्स की। अगर केमिस्ट्री की बेस वीक है आपकी तो बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट मौजूद है, उस पर क्लिक कीजिए, आपको जो है वो बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री की वीडियोस मिल जाएंगी। देखिए अपनी बेस स्ट्रॉन्ग कीजिए। इंग्लिश लैंग्वेज की बेसिक्स वीक हैं तो बेसिक्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज की प्लेलिस्ट मौजूद है, उसमें वीडियोस बनाई हुई है मैंने, वो देखिए, अपनी बेस स्ट्रॉन्ग कीजिए। एडवांस इंग्लिश 1 के नाम से भी प्लेलिस्ट मौजूद है। अगर आपको टेंसेस सीखने हैं, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस सीखने हैं तो उसमें वो वीडियोस मौजूद हैं। मैट्रिक न्यू बुक बायोलॉजी 5 चैप्टर कंप्लीट वीडियोस जो हैं वो प्लेलिस्ट बनी हुई है 9 मैट्रिक बायोलॉजी की, उस पर क्लिक करें तो मैट्रिक की सारी जो है वो आपके पास न्यू बुक की 5 चैप्टर की वीडियोस जो है वो आ जाएंगी। पाकिस्तान स्टडी मैट्रिक न्यू बुक, उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है। पाकिस्तान स्टडी जो है वो सबके लिए बेहद अहम है, बहुत ज़बरदस्त वीडियोस जो हैं उसके अंदर बनी हैं, ठीक है, तो वो सबको देखनी चाहिए, तो वो भी मौजूद हैं। दूसरा चैप्टर उसमें चल रहा है मेकिंग ऑफ पाकिस्तान, इसके साथ साथ ही केमिस्ट्री के साथ साथ वो भी चल रहा है, तो वो देखिए, वो भी आपका मसला हल हो जाएगा। अब आ जाइए, PDF खोल लीजिए या बुक खोल लीजिए। बुक आपके पास लाजमी होनी चाहिए, और ये खोलिए ज़रा, यहाँ पर ये टॉपिक हमारा चल रहा है, पूरा आपको टॉपिक का पता होना चाहिए। ये टॉपिक हमारा बेसिकली चला था पेज नंबर 105 से। खोलिए ज़रा, वहाँ पर लिखा हुआ है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस इन लिक्विड्स, और इन्हीं इंटरमोलिकुलर फोर्सेस इन लिक्विड्स को हम वंडर वॉल्स फोर्सेस भी कहते हैं। इन्हीं को हम जो है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अमंग द मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये नाम भी हम देते हैं। फ़िज़िकल बॉन्ड का भी हम इन फोर्सेस को नाम देते हैं, ठीक है, और इनको हम सेकेंडरी बॉन्ड्स भी कहते हैं। ये 4-5 नाम जो मैंने सिर्फ इन्हीं के बताए हैं,
घूम फिर के ये कौन सी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये कौन सा बॉन्ड है जिसने मॉलिक्यूल को मॉलिक्यूल से बांधा हुआ है, ठीक है, जोड़ा हुआ है लिक्विड्स के अंदर। तो ये क्लियरली आपको पता होना चाहिए। मॉलिक्यूल के अंदर जो एटम्स हैं, ठीक है, H2O जिस तरह है, 3 एटम से मिलके H2O का मॉलिक्यूल बना है। इस मॉलिक्यूल के अंदर जो 3 एटम है वो जिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़े हुए हैं, वो जिस बॉन्ड से जुड़े हुए हैं वो अलग है, उसको हम केमिकल बॉन्ड कहते हैं, जिसकी 2 किस्में हैं बुनियादी, आयोनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड। समझ में आ रही है बात आपको? बहरहाल अब हम चलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग की तरफ। वैन डर वाल फोर्सेस का, इसमें हमने 3 किस्म की वैन डर वाल फोर्सेस जो हैं वो डिस्कस करनी है। तो पहली जो है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, बहुत अहम तरीन वीडियो है, 1 घंटा 17 मिनट की वीडियो है वो, और वो कॉन्सेप्ट जो आपको चाहिए वो मिलेगा तो ही आपको बात आगे मेरी समझ में आएगी, वरना नहीं समझ आएगी अगर आप न्यू आने वाले हैं तो, ठीक है। तो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन ये पहली किस्म है वैन डर वाल्स फोर्सेस की। दूसरी किस्म या दूसरी टाइप जो है वैन डर वाल फोर्सेस की वो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग दूसरी टाइप है ये वैन डर वाल्स फोर्सेस की। तो वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है, इसको समझने के लिए इसके नाम से आपको पता लग रहा होगा कि ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो इसमें हाइड्रोजन का एटम कहीं ना कहीं तो इन्वॉल्व है, बिल्कुल इन्वॉल्व है, कोई शक नहीं है इसके अंदर। लेकिन अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट आपको समझना है, बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है ये, ठीक है, तो इसके लिए आपको पहले टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स को समझना पड़ेगा। टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल तो मैं आपको बता चुका हूँ, ग्रुप ऑफ एटम को कहते हैं, ग्रुप ऑफ एटम को कहते हैं। जिस तरह यहाँ पर हमारे पास H2O, ये 3 एटम्स का ग्रुप है, C6H12O6 ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, ये 24 एटम्स का ग्रुप है, तो ये भी मॉलिक्यूल है, ये भी मॉलिक्यूल है। NaCl जो आपको नज़र आता है, एक सोडियम का एटम, एक क्लोरीन का एटम, जो बज़ाहिर आपको नज़र आ रहा है एक एक, ये एक एक नहीं है, बल्कि ये असल में फार्मूला यूनिट है। तो आपको ये ग्रुप नज़र आ रहा होगा 2 एटम का, एक सोडियम का एटम, एक क्लोरीन का एटम, तो ये शायद मॉलिक्यूल है, ऐसी बात नहीं है, ये मॉलिक्यूल नहीं है, इसको हम फार्मूला यूनिट कहते हैं। फार्मूला यूनिट क्या है, तो बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट के अंदर वीडियो मौजूद है, आप देखिए, फार्मूला यूनिट पता लग जाएगा आपको। तो ये फ़र्क है इसके अंदर। बहरहाल तो मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं, टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल ज़रा आप समझ लीजिए। एक मॉलिक्यूल वो होते हैं जो कि पोलर मॉलिक्यूल होते हैं, दूसरे मॉलिक्यूल वो होते हैं जो कि नॉन पोलर होते हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूल, नॉन पोलर मॉलिक्यूल। पहले आपको ये समझना पड़ेगा पोलर मॉलिक्यूल कौन से होते हैं, जिनके अंदर पोल्स होते हैं। नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स कौन से होते हैं, नाम से ही पता लग रहा है, विदाउट पोल्स, जिसमें पोल्स नहीं है। ये पोल्स क्या हैं, स्पेस है या रीजन है, इलाका। ये पोल क्या है, स्पेस या रीजन है, कहाँ पर, इन मैक्रो ऑब्जेक्ट्स और इन माइक्रो ऑब्जेक्ट्स। मैक्रो ऑब्जेक्ट्स जो हैं बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स होते हैं कुछ ऐसे, उनके अंदर भी ये पोल्स होते हैं, जैसे कि मैग्नेट, जिसको आप छू सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। और दूसरा माइक्रो ऑब्जेक्ट्स, मैक्रो ऑब्जेक्ट्स और इन माइक्रो ऑब्जेक्ट्स। ये जो माइक्रो ऑब्जेक्ट्स हैं यही असल में पार्टिकल्स हैं, यही असल में पार्टिकल्स हैं। तो ये पोल जो है, जिसको मैं स्पेस कह रहा हूँ, रीजन कह रहा हूँ या इलाका कह रहा हूँ, ये किसके अंदर है, बड़े ऑब्जेक्ट्स में भी है। ऐसे ऑब्जेक्ट्स इनको आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, जैसे कि मैग्नेट है। और ऐसे ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट तो कहना सही नहीं होगा उनको, लेकिन बहरहाल जो माइक्रो ऑब्जेक्ट्स हैं, माइक्रो मतलब बहुत छोटे हैं, ये माइक्रो ऑब्जेक्ट्स क्या हैं, जो बेसिकली ऑब्जेक्ट्स नहीं हैं, ये माइक्रो ऑब्जेक्ट्स असल में पार्टिकल्स हैं। और ये पार्टिकल कौन से हैं, मॉलिक्यूल है और एटम है, आयन है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है, इनको हम पार्टिकल्स कहते हैं, ठीक है। और ये माइक्रो ऑब्जेक्ट्स में आते हैं। तो यहाँ पर ये पोल्स जो है, ये पोल जिसको मैं स्पेस का नाम दे रहा हूँ या रीजन का नाम दे रहा हूँ, स्पेस या इलाके का नाम दे रहा हूँ, ये मैक्रो ऑब्जेक्ट्स में भी है, माइक्रो ऑब्जेक्ट्स में भी है। समझ में आ गई बात? माइक्रो ऑब्जेक्ट्स मतलब पार्टिकल्स के पास भी है, मतलब ये एटम जो है उसके पास भी है, ये जो है वो मॉलिक्यूल
उसके पास भी है। और भी हमारे पास जो है वो पार्टिकल्स की टाइप है, लेकिन बहरहाल अभी तो हम सिर्फ एटम और मॉलिक्यूल की ही बात करेंगे। याद रहे एटम जो है वो मिलते हैं तो मॉलिक्यूल बनता है। अब ये बात तो समझ में आ गई, ये स्पेस रीजन या इलाका जो है जिसको हम पोल कह रहे हैं, ये दिखने में कैसा होता है। आपको अगर बनानी हो इसकी पिक्चर तो ये इस तरह से आप बना लें, एक साइड पर पॉजिटिव लिख दें, दूसरी साइड पर नेगेटिव लिख दें। ये इनकी रिप्रेजेंटेशन है, पोल की रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन का मतलब होता है नुमाइंदगी, कि पोल्स को आप देखते ही पहचान लेंगे कि भाई ये दो पोल बने हुए हैं। अब यहाँ पर ये जो है वो पॉजिटिव पोल है और ये जो है वो ये नेगेटिव पोल है। ये पॉजिटिव पोल है और नेगेटिव पोल है। लेकिन मैंने अभी बताया है कि ये जो स्पेस है, ये जो रीजन है, ये जो इलाका है, ये मैक्रो ऑब्जेक्ट्स के पास भी है और ये माइक्रो ऑब्जेक्ट्स के पास यानी कि पार्टिकल्स के पास भी है, एटम के पास भी, मॉलिक्यूल के पास भी। तो एग्जैक्टली यहाँ पर ये जो पोल आपको दो नज़र आ रहे हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, ये स्पेसेस जो दो आपको नज़र आ रहे हैं, ये किसी ऑब्जेक्ट पर होंगे। तो ये जो है यकीनन ये क्या होगा, ये दो इलाके जो बने हुए आपको नज़र आ रहे हैं, पॉजिटिव इलाका और नेगेटिव इलाका, पॉजिटिव पोल और नेगेटिव पोल, ये जो आपको नज़र आ रहे हैं, ये इलाके किस पर बने हुए होंगे, ये कहाँ होंगे। यकीनन ये कोई ऑब्जेक्ट होगा, मैक्रो ऑब्जेक्ट, जैसे कि मैग्नेट, ठीक है, या फिर ये बने हुए होंगे पार्टिकल्स में, जैसे कि एटम है या मॉलिक्यूल है। तो ये जब भी आपको माइनस और प्लस नज़र आ रहा हो तो आप समझ जाइए कि ये माइनस और प्लस या तो किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर मौजूद पोल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं या किसी पार्टिकल के ऊपर मौजूद पोल्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ज़हन नशीन कर लें मेरी ये बात। नहीं समझ में आई तो वीडियो बैक करके दोबारा सुने, नोट कर लें इसको। दोबारा रिपीट कर दूं, ये पॉजिटिव और नेगेटिव जब भी आपको नज़र आ रहे हों किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो समझ जाइए कि वो ऑब्जेक्ट जो है वो पोलराइज्ड है, मतलब उस ऑब्जेक्ट के ऊपर पोल बने हुए हैं, मतलब उस ऑब्जेक्ट के ऊपर दो इलाके हैं, दो स्पेस हैं, एक पॉजिटिव इलाका है और एक नेगेटिव इलाका है, एक पॉजिटिव स्पेस है और दूसरा नेगेटिव स्पेस है। या अगर आपको किसी पार्टिकल पे, एटम पे, मॉलिक्यूल पे ये पोल नज़र आ रहे हों, ये प्लस और माइनस नज़र आ रहे हों, तो आप समझ जाइए कि ये एटम पोलराइज्ड है या ये मॉलिक्यूल पोलराइज्ड है। मतलब इस एटम या मॉलिक्यूल के ऊपर क्या बने हुए हैं, पोल बने हुए हैं। यानी कि इस एटम और मॉलिक्यूल के ऊपर जो है वो ये दो किस्म के इलाके हैं, एक पॉजिटिव इलाका है, एक नेगेटिव इलाका है। समझ में आ गई बात आपको। तो यहाँ पर जब मैंने टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स बोला है तो मैंने कहा है पोलर मॉलिक्यूल, तो समझ जाइए कि ऐसे मॉलिक्यूल्स जिसमें पोल मौजूद हैं, यानी कि ये पॉजिटिव इलाका और नेगेटिव इलाका मौजूद है। और नॉन पोलर मॉलिक्यूल, ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव इलाका नहीं है। सवाल ये पैदा होता है अब कि कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे कि मैग्नेट की बात की, या पार्टिकल्स हैं जैसे कि मैंने एटम और मॉलिक्यूल की बात की। पोल्स अगर मैग्नेट के पास हैं, पोल एटम के पास हैं, पोल मॉलिक्यूल के पास हैं, ये पोल, पॉजिटिव पोल और नेगेटिव पोल बनाने वाले है कौन, कोई तो होगा ना। तो आप ज़रा समझ जाइए, अगर हम मैग्नेट की बात करते हैं तो मैग्नेट क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट है तो यकीनन ये ऑब्जेक्ट किससे मिलके बना होगा, पार्टिकल्स से मिलके बना होगा। ध्यान से ज़रा सुन लीजिए, पार्टिकल्स से मिलके ये बना होगा। वो पार्टिकल कौन से होंगे, बहुत सारी किस्मों के पार्टिकल हैं, एटम हैं या मॉलिक्यूल हैं, ठीक है। वो एटम्स हैं, वो एटम्स हैं। अब एटम के अंदर क्या सवाल मैंने किया था, मैंने कहा था ये पॉजिटिव और नेगेटिव पोल जो है वो बना कौन रहे हैं, क्या है आखिर ऐसा अंदर उसके जो कि ये पॉजिटिव और नेगेटिव पोल जो है वो बनाने वाले हैं। तो इस मैग्नेट को हमने किस केस स्टडी के तौर पे लिया है, जो पॉजिटिव और नेगेटिव नज़र आ रहा है। ये मैग्नेट किससे मिलके बना है, पार्टिकल्स से। कौन से पार्टिकल्स से, एटम से। और एटम किससे मिलके बना है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, और इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव, और प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव। तो समझ जाइए कि इस मैग्नेट का ये जो नेगेटिव पोल है, यहाँ पर ढेर सारे इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं,
और ये जो इलाका है जो पॉजिटिव नज़र आ रहा है, यहाँ ढेर सारे प्रोटॉन्स मौजूद हैं। समझ आ गई बात? ये मैग्नेट इंसानों ने ही बनाया है ना, नेचुरल बने हुए मैग्नेट भी मिलते हैं, ठीक है। इंसान जब इस मैग्नेट को बना रहे हैं तो इंसान को पता लग गया आप घर में भी ये मैग्नेट बना सकते हैं, ठीक है। घर में भी ये बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? बस आपको इतना करना है कि किसी भी चीज़ के इलेक्ट्रॉन्स आप एक साइड पे कर दें और प्रोटॉन दूसरी साइड पे कर दें, तो क्या होगा, उस चीज़ के ऊपर पोल बन जाएंगे, यानी कि इलाके बन जाएंगे, स्पेस बन जाएगा। नेगेटिव इलाका जो होगा वहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठे हो गए, पॉजिटिव इलाका होगा वहाँ प्रोटॉन इकट्ठे हो गए। क्योंकि जिस चीज़ को भी आप मैग्नेट बना रहे हैं, भले वक्ती तौर पे ही बना रहे हों, वो चीज़ डेफिनेटली एटम से मिलके तो बनी है, और अगर एटम से मिलके बनी है तो एटम में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन तो मौजूद हैं। बात समझ आ रही है? तो ये जो हमारे पास पोलर मॉलिक्यूल हैं, पोलर मॉलिक्यूल की तरफ चलते हैं। ये कौन से मॉलिक्यूल हैं? अब इसको, ये मैग्नेट नहीं है, ये एक मॉलिक्यूल है या फिर एक एटम है। ये एक मॉलिक्यूल है या फिर एक एटम है। इसके अंदर क्या होगा? क्या इसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन एक साइड पे इकट्ठे कर दिए आपने, प्रोटॉन एक साइड पे इकट्ठे कर दिए? वैसे मैंने ये आसान सी बात समझाई थी यहाँ पर कि आप इलेक्ट्रॉन को एक साइड पे इकट्ठा कर दें, प्रोटॉन को एक साइड पे इकट्ठा कर दें तो मैग्नेट बन गया। एक्चुअली आप ये समझ रहे होंगे कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जितने भी थे इस मैग्नेट के अंदर, सब के सब उठा के आपने एक साइड पे कर दिए, और जितने भी प्रोटॉन थे सब के सब उठा के आपने एक साइड पे कर दिए। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ठीक है। सारे नहीं हुए, इस बात को जहन में रखिएगा, ठीक है। ये बात पॉइंट मैंने क्लियर कर दिया आपको। सारे एटम्स जो हैं उनके साथ ऐसा नहीं हुआ कि उनके इलेक्ट्रॉन एक साइड पे हो गए हों और प्रोटॉन एक साइड पे हो गए हों, ठीक है। अब चलते हैं यहाँ पर पोलर मॉलिक्यूल। पोलर मॉलिक्यूल्स में हम जब ये पोलैरिटी देखते हैं तो मॉलिक्यूल किससे मिलके बना है? अगर हम H2O को देखें, H2O ये मॉलिक्यूल है। कितने एटम से मिलके ये मॉलिक्यूल बना है? 3 एटम से। 2 एटम हाइड्रोजन के हैं और 1 एटम ऑक्सीजन का। क्या हाइड्रोजन के दोनों एटम के पास इलेक्ट्रॉन नहीं है? बिल्कुल है। क्या हाइड्रोजन के दोनों एटम के पास प्रोटॉन नहीं है? बिल्कुल है। क्या ऑक्सीजन के एक एटम के पास इलेक्ट्रॉन नहीं है? बिल्कुल हैं, और प्रोटॉन भी हैं। अगर मैं कहूँगा कि ये जो है वो पोलर मॉलिक्यूल है, पोलर मॉलिक्यूल है, तो इसका मतलब हुआ कि इस वाटर के मॉलिक्यूल पे पोल्स मौजूद हैं, बिल्कुल इसी तरह, बिल्कुल इसी तरह। यहाँ तक बात समझ में आ गई? कोई परेशानी तो नहीं हुई? अब परेशानी होगी। एक तो ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, अब परेशानी होगी जो अगली बात बताने जा रहा हूँ। अगर ध्यान से आपने मेरी बात ना सुनी तो इसको ज़रा मैं मिटा दूँ। आपके जहन में ये सवाल आना चाहिए, ये जो मार्कर है ये भी एटम से मिलके बना हुआ है, ये डस्टर है या फिर ये पेन है, ये एटम से ही मिलके बना हुआ है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन तो इसके अंदर भी हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इसके अंदर भी हैं, इसके अंदर भी हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि अगर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन आपने एक जगह पर इकट्ठे कर दिए हैं तो वहाँ पर पोल भी बन गए हों। ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। ज़रूरी नहीं है कि अगर आपने इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एक जगह पर इकट्ठे कर दिए हैं, मतलब अलग अलग कर दिए हैं, इलेक्ट्रॉन अलग प्रोटॉन अलग, तो यहाँ पर पोल बन गए हों। ये बात ज़रूरी नहीं है। अब आप कहेंगे सर ये क्या हुआ मसला? उसकी वजह ये है कि ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है। ये नेगेटिव चार्ज है, ये भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएगा। ज़रा ध्यान से सुनिएगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की 2 टाइप्स मैं आपको बता दूं अब ज़रा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, पॉजिटिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, नेगेटिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। समझ में आ गई बात? पॉजिटिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और नेगेटिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। पिछली वीडियोस में मैंने इसकी टाइप्स नहीं बताई थी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की। ये वो फोर्स है जो कि डिस्टेंस से एक्ट कर रही है। समझ में आ गई बात आपको? तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को अगर आप देखें तो इसके पास भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इसके पास भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, लेकिन फ़र्क रखिएगा, इसके पास नेगेटिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इसके पास पॉजिटिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ, खींचता है अपनी तरफ। जिस तरह मैग्नेट जो है वो खींच रहा था आयरन के पीस को,
बिल्कुल इसी तरह नेगेटिव जो है वो पॉजिटिव को अपनी तरफ खींचेगा। यानी कि ये जो खिंचाव है डिस्टेंस से, ये जो एक दूसरे की तरफ जाना है, इनका मिलना है आपस में, डिस्टेंस से दौड़ कर जाके मिलना, अट्रैक्ट होना, तो उसके पीछे वजह क्या है? उसके पीछे वजह यही है कि ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव चार्ज रखता है इलेक्ट्रॉन, इसलिए ये नेगेटिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो लगाएगा इस प्रोटॉन की तरफ, इसको अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा, और ये पॉजिटिव प्रोटॉन भी पॉजिटिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएगा और ये इस नेगेटिव इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा। इस नतीजे में ये दोनों एक दूसरे के नज़दीक आएंगे। बात समझ में आ गई? तो ये है हमारे पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो कि चार्जेस के पास होती है। अब इसका ज़रा उलट समझ लीजिएगा, उसको समझना ज़रूरी है। अगर हमारे पास पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है, जैसे कि ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव प्रोटॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, खींच रहा है, और जिस तरह ये नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट कर रहा है, पॉजिटिव प्रोटॉन नेगेटिव इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, तो अगर ये नेगेटिव और नेगेटिव होगा, मतलब दो प्रोटॉन अगर होंगे एक साथ, ये दोनों एक दूसरे पे कौन सी फोर्स लगाएंगे? जी, ये भी फोर्स लगाएंगे, आपको पता होना चाहिए। इसी तरह दो जो इलेक्ट्रॉन अगर एक साथ आ जाएं तो ये भी एक दूसरे की तरफ फोर्स लगाएंगे। पता है वो फोर्स कौन सी है? वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, वो फोर्स ऑफ रिपल्जन है। फोर्स ऑफ रिपल्जन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में नज़दीक आते हैं पार्टिकल, फोर्स ऑफ रिपल्जन में दूर जाते हैं पार्टिकल। ठीक है, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव क्या करते हैं? एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। पॉजिटिव पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव क्या करते हैं? एक दूसरे को रिपेल करते हैं। क्या करते हैं? रिपेल करते हैं, दूर करते हैं एक दूसरे से। समझ में आ गई बात? दो इलेक्ट्रॉन्स को अगर आप नज़दीक करने की कोशिश करेंगे ना, तो वो क्या करेंगे? एक दूसरे से दूर हटने की कोशिश करेंगे। आप घर में ये तजुर्बा करना चाहते हैं अट्रैक्शन का और रिपल्जन का, कोई इशू नहीं है। आप दो मैग्नेट ले लीजिए, दो मैग्नेट ले लीजिए। अभी मैं बता चुका हूँ कि मैग्नेट जो है उसका एक इलाका नेगेटिव होता है, दूसरा पॉजिटिव होता है। तो दूसरा जो इलाका होगा, दूसरा जो मैग्नेट होगा, उसका भी एक इलाका नेगेटिव होगा और दूसरा इलाका पॉजिटिव होगा। मतलब इसके पास भी नेगेटिव पोल होगा, पॉजिटिव पोल होगा। इन दोनों मैग्नेट्स को आप नज़दीक कीजिए ज़रा, ऐसे अपने सामने। ठीक है, अब आपको नहीं पता उन मैग्नेट्स के ऊपर लिखा हुआ है अगर, तो कोई परेशानी की बात नहीं। कुछ मैग्नेट्स जो हैं जो ऑफिशियल लैब के लिए तैयार किए जाते हैं स्टूडेंट्स के मकसद के लिए, उन पे बाकायदा पॉजिटिव और नेगेटिव साइन बने हुए होते हैं, पेंट हुआ होता है। ठीक है, तो कोई परेशानी नहीं होती। दो मैग्नेट ले लें, उन पे पॉजिटिव नेगेटिव प्लस माइनस आपको लिखा हुआ नज़र आएगा। आप इन दो मैग्नेट्स के जो पॉजिटिव एंड है, ये देखें, ये इसको समझ लीजिए, ये एक मैग्नेट, ये दूसरा मैग्नेट। तो ये पॉजिटिव किनारा है, ये पॉजिटिव पोल है इस मैग्नेट का, और इसका ये पॉजिटिव पोल है। आप इनको नज़दीक करेंगे ना जैसे जैसे, तो आप फोर्स आप लगा रहे हैं, ठीक है, इनको नज़दीक कर रहे हैं, नज़दीक कर रहे हैं। जैसे जैसे नज़दीक करते जाएंगे तो आपको एक हटाव की क़ुव्वत, एक रिपेलिंग फोर्स फील होगी। ये जितना आपको बड़ी ताकत लगानी पड़ेगी, तब जाके आप एक मैग्नेट के पॉजिटिव पोल को पॉजिटिव पोल के नज़दीक लेके आ जाएंगे। लेकिन ये वक्ती तौर पे होगा। जैसे ही आप अपनी फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स अपने हाथ की हटाएंगे, ये दोनों मैग्नेट झटके से एक दूसरे से दूर हो जाएंगे। कैसे दूर हो रहे हैं ये? फोर्स ऑफ रिपल्जन लगा के। क्यों? क्योंकि आपने पॉजिटिव पोल को पॉजिटिव पोल से जोड़ने की कोशिश की है, और पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करता है, दूर करता है, हटाता है। अब इसी तरह इन दोनों मैग्नेट्स के नेगेटिव पोल जो हैं उनको नज़दीक करें आप ज़रा, तो उसके बाद क्या होगा? यही होगा सेम प्रोसेस। फोर्स ऑफ रिपल्जन जो है, ये दोनों मैग्नेट के नेगेटिव पोल लगाएंगे एक दूसरे पे, और आपको हाथों में ताकत महसूस होगी। आपको पता लगेगा कि यहाँ कोई फोर्स है जो कि दूर हटा रही है। लेकिन आपने किसी ना किसी तरह इस नेगेटिव पोल और नेगेटिव पोल को दोनों मैग्नेट्स के जोड़ दिया आपस में। लेकिन जैसे ही आप अपना हाथ हटाएंगे, ये फ़ौरन दोनों मैग्नेट दूर हट जाएंगे। ठीक है, इसी तरह दोनों मैग्नेट्स में से एक मैग्नेट का पॉजिटिव पोल ले लें और दूसरे का नेगेटिव ले लें, इनको नज़दीक करेंगे तो ये थोड़ा ही आपको नज़दीक करना पड़ेगा, उसके बाद ये उछल के चिपक जाएंगे। समझ में आ रही है बात आपको? तो ये मैंने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ रिपल्जन जो है
वो भी मैंने आपको बता दिए यहाँ पर। अब ओवरऑल सिनेरियो आपको समझ में आ गया। मैक्रो ऑब्जेक्ट्स के अंदर मैग्नेट जो है वो पोलराइज्ड है, और इसी तरह हमारे पास जो है वो पार्टिकल्स की दुनिया में माइक्रो ऑब्जेक्ट्स जो हैं, पार्टिकल्स जो हैं, एटम या मॉलिक्यूल, वो भी क्या हो सकते हैं, वो भी पोलराइज्ड हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि बेसिकली एटम के पास इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों मौजूद हैं। अब मैंने आपको जो बात बताई थी वो ये बताई थी, क्या दोनों ये जो हैं, अगर पॉजिटिव और नेगेटिव मौजूद हैं किसी एटम के पास, तो एक एटम को जो है वो मैग्नेट की तरह बिहेव करना चाहिए। सोचने की बात है ना। हाइड्रोजन का एटम ले लीजिए, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है इस हाइड्रोजन के एटम के पास। तो हाइड्रोजन के एटम को एक मैग्नेट की तरह बिहेव करना चाहिए। इसका एक हिस्सा जो है वो पॉजिटिव होगा और दूसरा हिस्सा नेगेटिव होगा। वेरी सिंपल। नहीं, इतना सिंपल नहीं है, ठीक है, इतना सिंपल नहीं है। मेन चीज़ पिछली वीडियो में मैंने बताई थी, शायद आपको याद हो, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्सेस। ये जो फोर्सेस हैं, नेगेटिव फोर्स और पॉजिटिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अगर तो इनकी मैग्नीट्यूड सेम है, इनकी मिकदार सेम है, नेगेटिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो कि ये एक इलेक्ट्रॉन लगा रहा है, और पॉजिटिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो ये प्रोटॉन लगा रहा है, अगर ये नेगेटिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और पॉजिटिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की मैग्नीट्यूड, इसकी मिकदार बराबर हो, सेम हो, इक्वल हो, तो इसका नतीजा पता है क्या निकलेगा? इसका नतीजा ये निकलेगा कि ज़ीरो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पर हो जाएगी। ज़ीरो होगी नहीं, खैर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़ीरो नहीं होती, लेकिन यहाँ पर नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़ीरो निकल आएगी। मतलब ना तो यहाँ पर फिर ये इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रोटॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और ना ही प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों अपोजिट फोर्सेस हैं और इक्वल हैं। आपको याद है न्यूटन, आपको फिज़िक्स में, मैंने फ़िज़िक्स में जो है वो स्केलर एंड वेक्टर के ऊपर, ओल्ड बुक जो फ़िज़िक्स की है उसमें से मैंने वेक्टर्स वाला चैप्टर उठाया था, और वेक्टर्स के ऊपर मैंने पूरी डिटेल्ड जो है वो वीडियोस बनाई थी। ओल्ड प्लेलिस्ट पड़ी हुई है उसकी, फ़िज़िक्स ओल्ड बुक की प्लेलिस्ट है, उसमें स्केलर एंड वेक्टर वाला चैप्टर निकालिए और अपने वेक्टर के कॉन्सेप्ट को ज़रा पक्का कीजिए। और इसी तरह मैट्रिक फ़िज़िक्स को कि स्केलर एंड वेक्टर को पूरा चैप्टर कवर करवाने के बाद फिर मैं फर्स्ट ईयर जो है उसमें वेक्टर वाला चैप्टर जो है उसकी भी काफ़ी सारी वीडियोस ओल्ड बुक की वो मैं बना चुका हूँ। अभी तो फिज़िक्स की भी नई बुक आ रही है, ठीक है। तो बहरहाल इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस क्या होता है? इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस कैंसिल ईच अदर, कैंसिल ईच अदर। तो इक्वल और अपोजिट फोर्सेस, अपोजिट फोर्सेस भी हों, जैसे कि ये इलेक्ट्रॉन एक ही है और प्रोटॉन एक ही है, अपोजिट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये नेगेटिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहा है, ये पॉजिटिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहा है, तो इक्वल हैं। अपोजिट फोर्सेस कैंसिल ईच अदर्स इफेक्ट, ये कैंसिल कर देते हैं। तो फिर क्या होगा यहाँ पर? एग्जैक्टली यहाँ पर ये होगा कि एक बैलेंस कायम हो जाएगा, एक बैलेंस कायम हो जाएगा। ये जो मैंने पिक्चर बनाई है ना, इसमें अगर आप देखें तो पोल यहाँ पर भी मौजूद होगा। इस हाइड्रोजन के एटम में, न्यूट्रल हाइड्रोजन के एटम में पोल होगा, यहाँ पर भी पॉजिटिव पोल भी होगा और नेगेटिव पोल भी होगा, ठीक है। लेकिन ये देखें कि ये पॉजिटिव पोल जो है, मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ ना, तो मैग्नीट्यूड को यहाँ पर मैं इस डिस्टेंस से, इस एरिया से बता रहा हूँ, इस एरिया से बता रहा हूँ। समझ आ गई बात आपको? तो ये पॉजिटिव एरिया और नेगेटिव एरिया दोनों बराबर हैं, और ये पॉजिटिव एरिया और नेगेटिव एरिया बराबर हैं, तो इसका मतलब ये मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इसका मतलब पॉजिटिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की मैग्नीट्यूड बराबर है नेगेटिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की मैग्नीट्यूड से, हैंस ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करेंगे। और यहाँ पर पता है क्या होगा? नो पोल, नो पोल, कोई पोल नहीं होगा, नो पोल एट ऑल। बावजूद ये कि इलेक्ट्रॉन मौजूद है हाइड्रोजन के एटम में, बावजूद ये कि प्रोटॉन मौजूद है हाइड्रोजन के एटम में, लेकिन क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों
इक्वल और अपोजिट फोर्सेस एक दूसरे पे लगा रहे हैं, इसीलिए ये दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे। नेट चार्ज जो है, नेट फोर्स जो है वो क्या होगी, यहाँ 0 होगी और उसका रिजल्ट क्या निकलेगा कि नो पोल, कोई पोल नहीं है, यहाँ पर 0 पोल है। बज़ाहिर ये प्लस और माइनस एग्जैक्टली इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और हकीकत बताऊं तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन अपनी फोर्स लगा भी रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जितनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये प्रोटॉन लगा रहा है इलेक्ट्रॉन पे, उतनी ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पे भी लगा रहा है। इक्वल हैं, अपोजिट हैं। क्यों? क्योंकि ये देखें, ये क्या कर रहा है, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहा है। आप किसी को खींचने की कोशिश करते हैं तो पीछे की तरफ आते हैं ना, यूं, कॉमन सेंस की बात है ना भाई। वो टग ऑफ वार का आपने देखा है, रस्सा कुशी का जो मुकाबला होता है, बीच में एक बड़ा सा रस्सा होता है, एक टीम इस साइड पे होती है, एक टीम इस साइड पे होती है। ये वाली टीम जो है वो 5-6 लड़के हैं, यहाँ पर भी 5-6 लड़के हैं। ये वाली टीम जो है रस्से को इधर खींच रही है, ये वाली टीम जो है रस्से को इधर खींच रही है। तो फोर्सेस को ज़रा देखें आप, जिसकी फोर्स ज़्यादा हो जाती है वो मुखालिफ पार्टी को अपनी तरफ खींच लेता है। ये वाली टीम जो है अगर ये ज़्यादा फोर्स लगाएगी, लेकिन डायरेक्शन कौन सी है, ये वाली डायरेक्शन, ये डायरेक्शन इस पार्टी की, ये यूं फोर्स लगा रही है अपनी तरफ, ठीक है। तो अगर ये वाली पार्टी ज़्यादा फोर्स लगा लेगी तो ये वाली पार्टी खिंच के थोड़ा सा आगे आ जाएगी। अब ये वाली पार्टी फोर्स लगा रही है, उसकी डायरेक्शन क्या है, ये देख रहे हैं आप, ये डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन। इस वाली पार्टी की फोर्स की डायरेक्शन ये है, इस वाली पार्टी की फोर्स की डायरेक्शन ये है। ये दोनों फोर्सेस लगा रहे हैं। कभी ये वाली पार्टी जो है वो इधर आ जाती है, कभी ये वाली पार्टी जो है वो इधर आ जाती है। यूं रस्सा थोड़ा बहुत आगे पीछे चल रहा है, बड़ा सख्त मुकाबला चल रहा है, फोर्सेस लग रही हैं अपोजिट डायरेक्शन में, लेकिन इक्वल नहीं है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड नहीं है। डायरेक्शन तो अपोजिट है लेकिन इक्वल इन मैग्नीट्यूड नहीं है। तभी तो इस वाली पार्टी की अगर फोर्स ज़्यादा है तो ये वाली पार्टी इस साइड पे आ रही है, और अगर इस वाली पार्टी की फोर्स ज़्यादा है तो ये वाली पार्टी इस तरफ आ रही है। ये क्यों हो रहा है कि पार्टी दोनों जो हैं टग ऑफ वार के अंदर, कभी पार्टी, ये वाली पार्टी इधर आ रही है, ये वाली पार्टी इधर जा रही है। उसकी वजह ये है, अपोजिट फोर्सेस तो हैं लेकिन अनइक्वल हैं। लेकिन एक ऐसा लम्हा आता है जब दोनों पार्टियां इक्वल फोर्स लगाती हैं। देखें, दोनों पार्टियां इक्वल फोर्स लगाती हैं, उसका नतीजा क्या निकलता है, ये रस्सा जो बीच में होता है, ये रोप जो बीच में होता है, ये क्या होता है, ये ऐसे स्टैटिक हो जाता है, ये रुक जाता है। अब ना ये इधर जा रहा है रस्सा, ना ये इधर जा रहा है। इस रोप या इस रस्से की कंडीशन अगर आप देखें, अपने इमेजिन में लेके आएँ, तो ऐसे ही इस रोप की, इस रस्से की हालत ऐसी होगी जैसे इसको कोई खींच ही नहीं रहा, कोई खींच ही नहीं रहा। हालांकि ये वाली पार्टी इसको अपनी तरफ खींचने की पूरी कोशिश कर रही है और ये वाली पार्टी इसको इस तरफ खींचने की पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन इस पार्टी की जितनी फोर्स है उतनी ही इस पार्टी की हो गई है। दोनों अपोजिट फोर्सेस इक्वल हो गई हैं। उसका रिजल्ट क्या निकल रहा है, नेट फोर्स 0 हो गई है नेट फोर्स 0। एग्जैक्टली इस हाइड्रोजन के एटम के अंदर भी यही प्रॉब्लम है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहा है, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहा है। नेट रिजल्ट क्या निकल रहा है, 0। हालांकि फोर्सेस अभी भी लग रही हैं, जैसे कि वो दो पार्टियां मुस्तकिल फोर्स लगा रही हैं, लेकिन रिजल्ट क्या निकल रहा है, 0। नेट फोर्स 0, अपोजिट डायरेक्शन है, मैग्नीट्यूड इक्वल है फोर्सेस की। सेम फिनोमेना यहाँ पर है। इसका नतीजा क्या निकलेगा, नो पोल, नो पोल्स, कोई पोल यहाँ पर नहीं है। अब आप समझ जाएंगे इस बात को कि हम जो पोलर मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं, तो समझ जाइए कि जो पोलर मॉलिक्यूल्स हैं एग्जैक्टली वहाँ पर या तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं या प्रोटॉन ज़्यादा हैं, या इलेक्ट्रॉन ज़्यादा फोर्स लगा रहे हैं या प्रोटॉन ज़्यादा फोर्स लगा रही हैं। टग ऑफ वार वाली जो मैंने मिसाल दी है ना, इसको जहन में रखिएगा, बड़ी ज़बरदस्त मिसाल है, ठीक है। तो पोल जो एक मॉलिक्यूल में बन रहे हैं, अब इस साइड पे आ जाते हैं। आपको मैं एक मिसाल देके समझाता हूँ HCl की, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जो एक मॉलिक्यूल है HCl, ठीक है। इनको अलग अलग देखते हैं मिलने से पहले, हाइड्रोजन और क्लोरीन को। हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन 1 है और प्रोटॉन 1 है,
क्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन 17 हैं और प्रोटॉन भी 17 हैं। दोनों का अलग अलग स्ट्रक्चर बनाता हूँ, पहले क्लोरीन का बना लेता हूँ। ये न्यूक्लियस हो गया, यहाँ प्रोटॉन 17 आ गए, क्लोरीन एटम का ये न्यूक्लियस हो गया। ऑक्टेट रूल के मुताबिक क्या होगा, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 17 में से कितने इलेक्ट्रॉन बच गए, 15। 15 में से 8 आप लेंगे, नेक्स्ट शेल में डाल देंगे, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 10। ये बीच में जो नज़र आ रहा है वो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन 17 मौजूद हैं, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 10। अब 7 इलेक्ट्रॉन जो रह गए हैं वो तीसरे शेल में जाएंगे, यानी कि लास्ट शेल में, ऑक्टेट रूल के मुताबिक। लेकिन ऐसे नहीं जाएंगे, पहले आपको टॉप बॉटम लेफ़्ट राइट जो है इसको कवर करना पड़ेगा। टॉप एक रख दिया, बॉटम एक रख दिया, राइट एक रख दिया, लेफ़्ट एक रख दिया। क्लियर हो गई बात। अब कितने हो गए, 2 और 8, 10 हो गए, और 4 14 हो गए। कितने रह गए, 3 इलेक्ट्रॉन रह गए, 3। अब इन 3 इलेक्ट्रॉन को किसी के साथ भी पेयर कर दें, आप कोई इशू नहीं है। मैं इसके साथ पेयर कर देता हूँ, इसके साथ पेयर कर देता हूँ, इसके साथ पेयर कर दूँ, ये वाला एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड रह जाएगा, ठीक है। अब हाइड्रोजन को देखें, इसके पास एक ही प्रोटॉन है, इसका न्यूक्लियस बनाया, और एक इलेक्ट्रॉन है। ये ऑक्टेट रूल और ड्यूप्लेट रूल ये कहता है कि फर्स्ट शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आने चाहिए। इसकी मैक्सिमम क्वांटिटी यही है कि पहला शेल जो है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। हाइड्रोजन के पास, हाइड्रोजन को अल्लाह ताला ने एक ही इलेक्ट्रॉन दिया है, तो इसको एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन की इसको नीड है, ताकि इसका फर्स्ट शेल जो है वो क्लियर हो जाए। आपको याद है पिछली वीडियोस में मैंने बताया था कि एटम जब मिल रहे हैं आपस में और मॉलिक्यूल बना रहे हैं, और मॉलिक्यूल आपस में जब मिल रहे हैं तो चीज़ें बन रही हैं, उसके पीछे वजह क्या है, उसके पीछे वजह है नीड। अब उस नीड को ज़रा आप देख लीजिए कि मॉलिक्यूल के अंदर जो एटम्स आपस में मिल रहे हैं तो उसके पीछे वजह क्या है। एटम्स अपना आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट करना चाहते हैं, ठीक है। तो हाइड्रोजन को एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए, तो इसका आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट हो जाएगा। क्लोरीन का आउटर मोस्ट शेल यानी कि थर्ड शेल अगर आप देखें, यहाँ पर 7 इलेक्ट्रॉन हैं। ऑक्टेट रूल ये कहता है कि पहले शेल को छोड़ के बाकी शेल में 8-8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो यहाँ पर 7 इलेक्ट्रॉन हैं, एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को भी चाहिए, ठीक है। हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को नहीं देगा कभी भी, ठीक है। अब एक काम और हो सकता है, ना तो क्लोरीन जो है वो अपना एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को देगा, ना ही हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को देगा। देखिए दोनों को देखें, एक एक इलेक्ट्रॉन की नीड है। इसको 8 इलेक्ट्रॉन करने हैं थर्ड शेल में, इसको 2 इलेक्ट्रॉन करने हैं पहले शेल में, दोनों को एक दूसरे की नीड है। और ये दोनों एक दूसरे को ट्रांसफ़र भी नहीं करेंगे इलेक्ट्रॉन। अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करते तो यहाँ कौन सा बॉन्ड बनता, आयोनिक, यहाँ कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, यहाँ कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। अब जब ये कोवेलेंट बॉन्ड यहाँ पर बनेगा, इसका रिजल्ट क्या निकलेगा कि ये हाइड्रोजन का एटम इस क्लोरीन के एटम के नज़दीक आ जाएगा और इस तरह इसके साथ जुड़ जाएगा कि ये जो एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है क्लोरीन का, ये जो एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है क्लोरीन का, ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन के साथ आ जाएगा, पेयर बन जाएगा। ये पेयर बन गया, ठीक है। ये देखें, ये शेल है ना हाइड्रोजन का, इस शेल में हाइड्रोजन के एक तो इसका अपना इलेक्ट्रॉन हो गया हाइड्रोजन का, और एक इलेक्ट्रॉन ये क्लोरीन का हो गया। बिल्कुल इसी तरह अगर आप यहाँ देखें, क्लोरीन का जो ये शेल है इसको 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो एक इलेक्ट्रॉन तो क्लोरीन का अपना ये हो गया और दूसरा इलेक्ट्रॉन किसका, हाइड्रोजन का हो गया। दिस इज शेयरिंग। यहाँ पर जो केमिकल बॉन्ड बना है वो कौन सा बना है, कोवेलेंट बॉन्ड। कौन सा बना है, कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड याद रहे, कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो केमिकल बॉन्ड है, फिजिकल बॉन्ड नहीं है। फिजिकल बॉन्ड कौन से हैं, जो मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूल के दरमियान बनते हैं, ये फ़र्क रखिएगा। वान डर वाल्स फोर्सेस या सेकेंडरी फोर्सेस या सेकेंडरी बॉन्ड्स, ये वो फोर्सेस हैं, या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये वो बॉन्ड हैं जो कि एक मॉलिक्यूल को दूसरे मॉलिक्यूल से जोड़ रहे हैं। ये फ़र्क रखिएगा, ठीक है। जैसे कि HCl का एक मॉलिक्यूल है, ये जुड़ा हुआ है HCl के दूसरे मॉलिक्यूल से, ये फ़र्क रखिएगा, ठीक है।
तो यहाँ पर जो हम देख रहे हैं ये केमिकल बॉन्ड है, कौन सा, जो कि हाइड्रोजन और क्लोरीन के मॉलिक्यूल के अंदर एटम्स के दरमियान बन रहा है, ठीक है। कौन सा है ये, कोवलेंट बॉन्ड। क्यों है, क्योंकि शेयरिंग यहाँ पर हुई है, क्योंकि शेयरिंग यहाँ पर हुई है। अब इस बात को ज़रा सुनिएगा ध्यान से, ये हो तो गया, शेयरिंग तो हो गई और इसके नतीजे में HCl का मॉलिक्यूल बन भी गया, नो डाउट, लेकिन ये जो 17 प्रोटॉन है, 17 प्रोटॉन जो एक जगह पर इकट्ठे हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, आपको पता है ना, यूनिटी इज स्ट्रेंथ, इत्तेहाद में बरकत है, इत्तेफाक में बरकत है। एक स्टिक मैं आपको देता हूँ तोड़ने के लिए, आप उसको फ़ौरन तोड़ देंगे। पेंसिल एक ले लें, पेंसिल जो बच्चे इस्तेमाल करते हैं, आप भी इस्तेमाल करते हैं, पेंसिल लें, मैं कहूँ कि तोड़ के दिखाएं, आप तोड़ देंगे। फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट है माशाल्लाह, कोई मसला नहीं है, पेंसिल ली तोड़ दी। लेकिन अगर इन्हीं 10 पेंसिल्स को मैं बना के उसको एक जगह पर उसका बल्क कर दूं, उसका गट्ठा सा बना दूं ऐसे, ये इस तरह, और ये 10 पेंसिलें आपको दूं और मैं बोलूं तोड़िए भाई, तो अब आप जो है वो तोड़ नहीं सकेंगे उसको। क्यों? क्योंकि ये सारी पेंसिल्स एक जगह पर इकट्ठी हो चुकी हैं और ताकत में इजाफा हो चुका है। बात को ज़रा समझिएगा। तो यहाँ पर ये जो प्रोटॉन सारे के सारे प्लस 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 प्लस, इनकी ताकत, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, पॉजिटिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो ज़्यादा हो जाएगी एक ही जगह पर इकट्ठे होने की वजह से। समझ में आ रही है बात? और इलेक्ट्रॉन्स क्योंकि बिखरे हुए हैं, इलेक्ट्रॉन्स क्योंकि बिखरे हुए हैं, तो इनकी ताकत जो है वो डिवाइड हो चुकी है। बहरहाल, तो ये 17 प्रोटॉन जो हैं पॉजिटिव नेचर जो रखते हैं, इस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को, ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये कहलाएगा शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये पेयर जो है वो शेयरिंग के नतीजे में बना है। और ये जो पेयर है, ये जो पेयर है, ये जो पेयर है, इनको हम क्या बोलेंगे? इनको हम कहेंगे लॉन पेयर। लॉन पेयर, क्या कहेंगे इनको? लॉन पेयर कहेंगे। तो ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो ज़्यादा अट्रैक्ट होगा, मोर अट्रैक्ट टूवर्ड्स क्लोरीन एटम। क्या होगा? ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो ज़्यादा खींचेगा, ज़्यादा जो है वो अट्रैक्ट होगा, ज़्यादा जो है ये जाएगा किस तरफ? क्लोरीन के एटम की तरफ। क्लोरीन का एटम इसको ज़्यादा अपनी तरफ खींच के रखेगा। इसका नतीजा क्या निकलेगा पता है आपको? 2 पिक्चर्स बना के आपको बताता हूँ, ठीक है? अब आपने बताना है कि इसका नतीजा क्या निकलेगा। ये हाइड्रोजन का एटम है और ये क्लोरीन का एटम है। अभी ये अलग अलग हैं, मिले नहीं हैं, ठीक है? एक पिक्चर ये हो गई, दूसरी पिक्चर अब मैं बना के दिखाता हूँ यहाँ पर HCl की। अब ये मिल गए हैं। क्या आपको समझ में आ रहा है? क्लियरली आपको समझ में आ रही है यहाँ पर बात कि ये इस वक्त हाइड्रोजन एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और इनकी पॉजिटिव और नेगेटिव फोर्स और इनके पोल्स की वही पोजीशन है जो कि टग ऑफ वार में उन 2 पार्टीज़ की हो गई थी, जब वो दोनों इक्वल और अपोजिट फोर्सेस लगा रही थी और वो रॉप या रस्सा जो है बीच में स्टैटिक हो गया था, रुक गया था। यहाँ पर भी क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन है, एक प्रोटॉन है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी इक्वल हो चुकी है, लेकिन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए यहाँ पर क्या है? नो पोल, नो पोल। क्लोरीन के एटम को देखें, मिलने से पहले, हाइड्रोजन से मिलने से पहले क्लोरीन की पोजीशन क्या है? इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 17, प्रोटॉन कितने हैं? 17, वही पोजीशन है। तो जितनी पॉजिटिविटी है क्लोरीन के एटम के पास, उतनी ही नेगेटिविटी है। तो यहाँ पर क्या है? नो पोल्स, कोई पोल नहीं है, नो पोल।
लेकिन जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना, HCl बना, इसके नतीजे में क्योंकि क्लोरीन का एटम ज़्यादा पावरफुल है, तो उसके बाद वो क्या करेगा कि ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसको ज़्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रखेगा, इसको ज़्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रखेगा। इससे पता है क्या होगा, इससे जो इक्वलिटी थी ना वो डिस्टर्ब हो जाएगी, दोनों की, हाइड्रोजन के एटम की भी और क्लोरीन के एटम की भी। ये वाली जो पोजीशन थी ना दोनों की, ये डिस्टर्ब हो जाएगी इस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के ज़्यादा क्लोरीन के एटम की तरफ खिंचने की वजह से। और जब इलेक्ट्रॉन, ये जो इस पेयर के अंदर ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये हाइड्रोजन का है, ये जब ज़्यादा खिंच के क्लोरीन की तरफ जाएगा, ये जो इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का है ये ज़्यादा जब खिंच के क्लोरीन की तरफ जाएगा, तो क्या क्लोरीन की नेगेटिविटी में इजाफा नहीं होगा? बिल्कुल होगा भाई, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ये जो ज़्यादा खिंच रहा है क्लोरीन के एटम की तरफ, ये इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज है। तो डेफिनेटली यहाँ पर नेगेटिविटी में इजाफा हो जाएगा। किसके ऊपर? क्लोरीन के एटम के ऊपर। ये नेगेटिव साइन मैंने बना दिया। और बिल्कुल इसी तरह जब इलेक्ट्रॉन ये इसका हाइड्रोजन का ज़्यादा खिंच के उसकी तरफ जाएगा क्लोरीन की तरफ, तो हाइड्रोजन की भी जो है वो मामला डिस्टर्ब हो जाएगा। जो पहले ये था, जो इक्वलिटी थी, जितनी पॉजिटिविटी थी उतनी नेगेटिविटी थी, वो मामला अब हाइड्रोजन का भी नहीं रहेगा। अब क्योंकि इसके पास से नेगेटिविटी जा रही है, हाइड्रोजन के एटम के पास से नेगेटिविटी जा रही है, यानी कि इलेक्ट्रॉन जा रहा है, खिंच रहा है ज़्यादा क्लोरीन की तरफ। तो जब क्लोरीन की नेगेटिविटी में इजाफा हो रहा है तो इसका अपोजिट क्या निकलेगा कि हाइड्रोजन के एटम की पॉजिटिविटी में इजाफा हो जाएगा। समझ में आई बात? हाइड्रोजन की पॉजिटिविटी में इजाफा हो जाएगा और क्लोरीन की नेगेटिविटी में इजाफा हो जाएगा। और इसी को, इसी टेंडेंसी को, इसी कोशिश को, इसी पावर को, किसी एटम की वो पावर जिसको यूज़ करते हुए वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा अपनी तरफ खींच सके, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो क्लोरीन का एटम ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। क्यों? क्योंकि उसके पास ज़्यादा ताकत है। किस चीज़ की ताकत? कि शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा अपनी तरफ खींच सके, इसीलिए, और अपनी नेगेटिविटी में इजाफा कर सके, अपनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में इजाफा कर सके। ठीक है। और हाइड्रोजन इसके मुकाबले में अब क्या कहलाएगा? ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है क्लोरीन, और ये हाइड्रोजन जो है वो मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव है। इलेक्ट्रो पॉजिटिव है। बात समझ में आ रही? ज़्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी बढ़ जाएगी हाइड्रोजन के एटम पे, और क्लोरीन के एटम पर इलेक्ट्रो नेगेटिविटी बढ़ जाएगी। इसके नतीजे में पता है क्या होगा? अब तो मामला बिगड़ गया ना। अब हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों की तरफ मामला बिगड़ जाएगा भाई। पहले क्या मामला था क्लोरीन के पास? जितने प्रोटॉन, अब मैं प्रोटॉन की बात नहीं करूँगा, मैं पॉजिटिविटी की बात करूँगा। जितनी क्लोरीन के पास पॉजिटिविटी थी उतनी ही इसके पास नेगेटिविटी थी, मींस नो पोल। हाइड्रोजन के एटम के पास जितनी पॉजिटिविटी थी उतनी ही नेगेटिविटी थी, मींस नो पोल। लेकिन जब ये मिले हैं आपस में, अब क्लोरीन का मसला ये हो गया है कि इसकी नेगेटिविटी में इजाफा हो गया है, तो यकीनन यहाँ पर अब पोल बन गया होगा और ये कहलाएगा नेगेटिव पोल। ये क्या कहलाएगा? नेगेटिव पोल, जो इस क्लोरीन के एटम पे बना हुआ है। और यहाँ पर भी हाइड्रोजन के पास भी क्या होगा कि यहाँ पर भी पोल बन जाएगा पॉजिटिव पोल। पॉजिटिव पोल। यही चीज़ मैंने इस पिक्चर में समझाई है आपको। ये देखिए, ये क्लोरीन और ये हाइड्रोजन, प्लस माइनस बन गए पोल। तो पोल या पोलर मॉलिक्यूल अब क्या होता है? पोलर मॉलिक्यूल वो होता है जिसमें पोल होते हैं। मतलब क्या कि अनइक्वलिटी होती है, इक्वलिटी नहीं होती,
अनइक्वलिटी, अनइक्वल पोलैरिटी अगर मौजूद हो तो, या फिर पोलैरिटी अगर मौजूद हो तो इसको हम ये कहेंगे। ठीक है भाई, तो ये पोलैरिटी मौजूद है, यहाँ पर अनइक्वल पोलैरिटी है। ठीक है, इसको नहीं लिखते, तो यहाँ पर पोलैरिटी बन चुकी है, यहाँ पर नेगेटिव पोल हो गया और ये पॉजिटिव पोल हो गया। तो बात समझ में आती है कि जहाँ पर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे प्रोटॉन्स के मुकाबले में, जैसे कि क्लोरीन का आइटम है, अब भले ये इलेक्ट्रॉन इसका नहीं है, इलेक्ट्रॉन ये हाइड्रोजन का है, लेकिन ज़्यादा इसकी तरफ झुकाव है, तो नेगेटिव पोल यहाँ पर बन जाएगा। अब पूरे HCl के मॉलिक्यूल को आप क्या बोलेंगे? पूरे HCl के मॉलिक्यूल को आप बोलेंगे पोलर मॉलिक्यूल। आपसे पूछा जाए ये पोल कहाँ बन रहे हैं, तो आप बोलेंगे कि एक हाइड्रोजन पे पोल बन रहा है और एक क्लोरीन पे पोल बन रहा है। तो बताएंगे आप क्लोरीन पे नेगेटिव पोल बन रहा है और हाइड्रोजन पे पॉजिटिव पोल बन रहा है। ये जो पॉजिटिव पोल है ये वीक है और नेगेटिव पोल जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इस पिक्चर से आपको समझ में आ रहा होगा, समझ में आ गई बात आपको? इस चीज़ को समझना आपके लिए ज़रूरी था। अब पोलर मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं, सॉरी नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स की, उसकी भी मिसाल आप देख लीजिए। और पता है आपको कोवेलेंट बॉन्ड ये जो बना है HCl के दरमियान, कोवेलेंट बॉन्ड बना है ना भाई, इतना तो पता है ना। कौन सा बॉन्ड बना है HCl के दरमियान? कोवेलेंट बॉन्ड बना है, लेकिन कौन सा वाला? पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। कौन सा? इसी को कहते हैं पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। और अब मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर एक ये मॉलिक्यूल है हाइड्रोजन गैस का, ये ऑक्सीजन गैस का मॉलिक्यूल है, ये क्लोरीन गैस का मॉलिक्यूल है, ठीक है, नाइट्रोजन गैस का मॉलिक्यूल। ये 4 गैसेस के मॉलिक्यूल हैं, लेकिन ये चारों के चारों जो हैं वो नॉन पोलर हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूल हैं। हाइड्रोजन को देख लें, हाइड्रोजन का एक एटम, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन, ठीक है, ये रहे। अब ये दोनों जब आपस में मिलेंगे तो इनकी पोजीशन ये बनेगी। दोनों हाइड्रोजन के एटम मिल गए और कौन सा मॉलिक्यूल बन गया? H2, हाइड्रोजन गैस का मॉलिक्यूल बन गया। इस मॉलिक्यूल में आप देख लें, क्योंकि यहाँ पर भी एक प्रोटॉन है इस हाइड्रोजन के एटम के पास, यहाँ पर भी एक प्रोटॉन है इस हाइड्रोजन के एटम के पास, तो जितना ये प्रोटॉन इस शेयर्ड पेयर को अपनी तरफ खींचेगा उतना ही ये प्रोटॉन इस शेयर्ड पेयर को अपनी तरफ खींचेगा। तो इक्वल फोर्सेस लगाएंगे दोनों प्रोटॉन, लेकिन अपोजिट इन डायरेक्शन में लगाएंगे, उसका नतीजा क्या निकलेगा? नेट फोर्स 0, जैसे टग ऑफ वार में हुआ था। या फिर यहाँ पर 0 पोल, नो पोल, क्योंकि पोल तो बनते ही जब हैं जब अनइक्वलिटी आ जाए यहाँ पर। इसी तरह ऑक्सीजन को देखें, ऑक्सीजन का एक एटम, दूसरा ऑक्सीजन का एटम, इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 8, प्रोटॉन कितने हैं? 8, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन 8 और प्रोटॉन 8। अब यहाँ पर ये देखें आप, ये ऑक्सीजन का एटम है, 8 इलेक्ट्रॉन इसके आ गए। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और बाकी शेल में, दूसरे वाले शेल में 6 इलेक्ट्रॉन, तो 8 इलेक्ट्रॉन इसके भी हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन इसके भी हो गए, ठीक है। पेयरिंग पे अब यहाँ पर 2 किस्म के इलेक्ट्रॉन हैं ऑक्सीजन के पास, इधर भी और इधर भी। ये शेयर्ड, ये कौन सा है? मैंने बताया था ये लॉन पेयर है। ये क्या है? लॉन पेयर। ये क्या है? लॉन पेयर। इसके पास भी लॉन पेयर, लॉन पेयर। ये क्या है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ये कौन सा है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ये कौन सा है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ये कौन सा है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इनको पेयर होना है, तो ये इलेक्ट्रॉन जो है वो इस इलेक्ट्रॉन के पास आएगा। जब ये 2 एटम ऑक्सीजन के नज़दीक आएंगे तो ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन के पास आके कौन सा पेयर बनाएगा? शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके पास जाके एक और शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बनाएगा। इसको हम कहते हैं डबल कोवेलेंट बॉन्ड। इसकी पोजीशन कुछ इस तरह से होगी। ये किसका मॉलिक्यूल बन गया? ये ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बन गया।
किसका मॉलिक्यूल बन गया? ये ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बन गया। ठीक है, ये दो आपको नज़र आ रहे हैं, एक पेयर ये रहा और दूसरा पेयर ये रहा, डबल कोवलेंट बॉन्ड। अब इसी तरह, लेकिन यहाँ पर प्रोटॉन कितने हैं इसके पास? 8। इसके पास प्रोटॉन कितने हैं? 8। तो जितनी पावर ये वाले प्रोटॉन लगाएंगे इनको यहाँ खींचने पे, उतनी ही पावर ये वाले प्रोटॉन यहाँ पर लगाएंगे इसको अपनी तरफ खींचने पे। इक्वलिटी है भाई, अनइक्वलिटी नहीं है। तो इसका नतीजा क्या निकलेगा? नो पोल। समझ में आ गई बात आपको? चलते हैं वाटर के मॉलिक्यूल की तरफ। हमारा जो टॉपिक है वैन डर वाल्स फोर्सेस, जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हम डिस्कस कर रहे हैं, उसमें अब हम देखेंगे पहले वाटर के मॉलिक्यूल को। आप देख लीजिए वाटर का मॉलिक्यूल H2, अलग अलग बनाऊं, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1। प्रोटॉन कितने हैं? 1। इलेक्ट्रॉन 1, प्रोटॉन 1। इलेक्ट्रॉन 8, प्रोटॉन 8। अभी ये तीनों एटम मिले नहीं हैं, अभी ये मिलेंगे। ठीक है, पहले ऑक्सीजन को बना लेता हूँ। 8 इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन के, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, ऑक्सीजन के 6 इलेक्ट्रॉन बचे। 6 इलेक्ट्रॉन सेकंड शेल में रखेंगे, 8 की रिक्वायरमेंट है सेकंड शेल की, तो 6 इलेक्ट्रॉन है। 6 कैसे रखेंगे? पहले ये तरीका याद रखें, टॉप बॉटम राइट लेफ्ट, ये 4 आ गए। अब जो 2 रह गए उसको किसी के साथ भी आप पेयर कर लें, इसके साथ कर लें, मैंने यहाँ ये इनके साथ पेयर बना लिए। ये दोनों जो है वो अनपेयर्ड हैं। अब अनपेयर्ड हैं तो इनको पेयर्ड होना है। ऑक्सीजन के इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को जो अनपेयर्ड है इनको क्या होना है? इनको पेयर्ड होना है। इसी तरह यहाँ पर हम देखें, हाइड्रोजन के पास 1 ही इलेक्ट्रॉन है, पहले शेल में ही आएगा। दूसरा हाइड्रोजन का जो एटम है उसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन है, पहले शेल में ही आएगा। अब इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इस हाइड्रोजन के एटम को, इस हाइड्रोजन के एटम को भी 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इस ऑक्सीजन के एटम को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये आपस में मामला तय करेंगे, बोलेंगे भाई हम आपस में शेयरिंग कर लेते हैं। ये हाइड्रोजन का एटम यहाँ आएगा इसके पास, और इस तरह सिंगल कोवलेंट बॉन्ड ये हाइड्रोजन का एटम बना लेगा। ये हाइड्रोजन का एटम यहाँ आएगा और सिंगल कोवलेंट बॉन्ड यहाँ पर बना लेगा। इसके नतीजे में ये कौन सा मॉलिक्यूल बना है? H2O। लेकिन 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 दोबारा मसला वहीं आके खड़ा हो गया। कौन सा? कि ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है, इसको ज़्यादा कौन सा एटम अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रखेगा? भाई ऑक्सीजन का एटम करके रखेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ प्रोटॉन कितने हैं? 8 हैं। इस हाइड्रोजन के पास प्रोटॉन कितना है? 1 ही है। इस हाइड्रोजन के पास प्रोटॉन कितना है? 1 ही है। इनके पास इतनी ताकत नहीं है। तो ये दोनों शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा किसकी तरफ खींचेंगे? इस ऑक्सीजन के एटम की तरफ खींचेंगे। तो उसका नतीजा क्या निकलेगा? उसका नतीजा ये निकलेगा कि ये ऑक्सीजन जो है ये भी डिस्टर्ब हो जाएगा, इसकी नेगेटिविटी में इजाफा हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए इसको हम कहते हैं कि ये जो ऑक्सीजन का एटम है ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मतलब इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, इसके पास ज़्यादा ताकत है अपने इन प्रोटॉन्स की वजह से, कि ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ज़्यादा खींच के रखेगा और अपनी नेगेटिविटी में इजाफा करेगा। तो यकीनन यहाँ पर कौन सा पोल बनेगा? नेगेटिव पोल ऑक्सीजन की तरफ, ये नेगेटिव। और यहाँ पर क्या होगा? और यहाँ पर क्या होगा? एग्जैक्टली यहाँ पर पॉजिटिविटी में इजाफा हो जाएगा जब इलेक्ट्रॉन जा रहा है, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन जा रहा है शेयरिंग के लिए, तो यहाँ पर पॉजिटिव पोल बनेगा, यहाँ पर भी पॉजिटिव पोल बनेगा। तो ये हाइड्रोजन के एटम से ऊपर जो है पॉजिटिव पोल बनेगा दोनों के ऊपर, और ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव पोल बनेगा। इसलिए ये जो है वो कौन सा मॉलिक्यूल कहलाएगा? ये पोलर मॉलिक्यूल कहलाएगा। समझ में आ गई बात आपको? हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वैन डर वाल्स फोर्सेस, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब इसको ज़रा समझ लीजिए, क्या है ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग? टाइप है वैन डर वाल्स फोर्सेस की। जिस तरह डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है, इसी तरह ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी है। इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, पहले उस डेफिनेशन को आप देख लीजिए। हाइड्रोजन
बॉन्डिंग। इसकी डेफिनेशन पूरी नहीं लिखूँगा, इसके की पॉइंट लूँगा ताकि आपको एग्जैक्ट यहाँ पर बात समझ में आ जाए। ये कह रहा है द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्शली पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन एटम। पहली बात ये कह रहा है पार्शली पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन एटम। ये आपको अभी डेफिनेशन अभी के अभी याद हो जाएगी, ठीक है। पार्शली वर्ड जो है वो निकला है पार्ट से। पार्ट का मतलब है हिस्सा, पार्ट का मतलब है हिस्सा, और हिस्सा किसको कहते हैं? जो इनकम्प्लीट हो, जो मुकम्मल ना हो। समझ में आ रही है बात आपको? तो उसको हम कहते हैं पार्ट। मिसाल के तौर पर ये केक है एक, ठीक है, अभी ये मुकम्मल है। अब जब आपने इसके कट कर पीस बना दिए, 1 2 3 4 5 पीस इस केक के बना दिए, ये जो एक पीस है इसको आप क्या कहेंगे? पार्ट कहेंगे, पीस कहेंगे, पार्ट, ठीक है। ये पूरा केक क्या है? ये पूरा मुकम्मल केक है। तो ये पार्ट जो है, ये पीस है, ये इसका मुकम्मल का हिस्सा है। समझ में आ रही है बात आपको? यहाँ पर कह रहा है पार्शली पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम जो है वो पार्शली पॉजिटिव चार्ज है इसके ऊपर। ये जो पॉजिटिव चार्ज आपको नज़र आ रहा है ना, जो पॉजिटिविटी आपको जो हाइड्रोजन एटम पे नज़र आ रही है ना, ये पार्शली है, ये असल में पार्ट है, पूरी पॉजिटिविटी नहीं है, पूरी पॉजिटिविटी नहीं है। तो पूरी पॉजिटिविटी कहाँ होगी भाई? जहाँ जहाँ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होगा, जैसे कि NaCl में होता है, सोडियम क्लोराइड में पॉजिटिव और नेगेटिव। यहाँ इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग नहीं हुई, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग नहीं हुई, इलेक्ट्रॉन का तबादला हुआ है, आयोनिक बॉन्ड बना है, कंप्लीट आयोनिक बॉन्ड। सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे ही दिया, कंप्लीट ट्रांसफ़र, कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इसका मतलब ये है कि कंप्लीट इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी ऑन सोडियम एटम एंड कंप्लीट इलेक्ट्रो नेगेटिविटी ऑन क्लोरीन एटम। लेकिन यहाँ पर अब अगर हम कंपेयर करें इस हाइड्रोजन और इस हाइड्रोजन, जो अपने इलेक्ट्रॉन लेके आए उन्होंने ट्रांसफ़र नहीं किया, उन्होंने शेयर किया, तो क्या होगा? यहाँ पर जो पॉजिटिविटी है वो इनकम्प्लीट पॉजिटिविटी है, पार्शियल पॉजिटिविटी है या पार्शियल पॉजिटिव साइन है। जिस तरह अंग्रेज़ी में ABCD होती है, इसी तरह ग्रीक या यूनानी ज़बान में जो ABCD है वो कौन सी हैं? अल्फ़ा, बीटा, गामा, डेल्टा, इसी तरह आगे चलते रहते हैं। ये लैम्डा, ओमेगा, ठीक है, थीटा, फाई, ये जो आप नाम सुनते हैं ये क्या है? यूनानी ज़बान की ABCD हैं। ये यूनानी ग्रीक लैंग्वेज के लेटर्स हैं। ये उन्हीं में से ग्रीक लैंग्वेज का एक लेटर है ये वाला, जिसको आप क्या बोलते हैं? डेल्टा। ABCD के अंदर आप देखते हैं कैपिटल A होता है और स्मॉल a भी होता है। ये अपर केस A कहलाता है, ये लोअर केस A कहलाता है। बिल्कुल इसी तरह ये अपर केस डेल्टा है, इसका लोअर केस बनेगा यूं, ऐसे, और ये लोअर केस डेल्टा जो है वो यहाँ पर लिखा जाएगा इसके ऊपर। इसको हम लिखेंगे, आपने देखा भी होगा कि HCl के ऊपर इनके ऊपर HCl के ऊपर भी यही बात थी, HCl पे भी यही बात थी, प्लस के साथ ये डेल्टा का सिंबल लगा हुआ था यहाँ पर, जो पार्शल या पार्ट चार्ज को या पार्ट पोल को या पार्ट इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी को रिप्रेजेंट कर रहा था। और यहाँ पर नेगेटिव डेल्टा, तो ये पार्शल पॉजिटिव चार्ज है, ये पार्शल नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। HCl मैंने बना के दिखाया था अभी आपको। यहाँ पर भी H2O के ऊपर भी यही बात होगी, H2O पे भी यही बात होगी। ये क्या है? पार्शल पॉजिटिव हाइड्रोजन के ऊपर और पार्शल नेगेटिव ऑक्सीजन के ऊपर। बात समझ में आ गई आपको? तो यहाँ पर इसने बताया पार्शल पॉजिटिव चार्ज क्या कह रहा है, डेफिनेशन देखें इसकी 106 पेज के ऊपर। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्शली पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन एटम ऑफ वन मॉलिक्यूल। पार्शली पॉजिटिव चार्ज
ऑफ वन मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल के दरमियान, H2O, ये दो मॉलिक्यूल हैं। वो बोल रहा है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पार्शली पॉजिटिव चार्ज ऑन हाइड्रोजन एटम ऑफ वन मॉलिक्यूल एंड पार्शियल नेगेटिव चार्ज ऑफ सेकंड मॉलिक्यूल। ये जो साइन मैंने बनाया, ये जो लाइन मैंने बनाई है, ये लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रही है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को। तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये देखें पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है, ये दोनों मॉलिक्यूल देख लीजिए आप। इस हाइड्रोजन, इस वाटर मॉलिक्यूल का ये जो पार्शियल पॉजिटिव एंड है, वो इस वाटर मॉलिक्यूल का जो पार्शियली नेगेटिव एंड है, इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। इसके नतीजे में क्या होगा? बॉन्ड बन जाएगा। इसके नतीजे में क्या होगा? ये दोनों वाटर मॉलिक्यूल जुड़ जाएंगे। इसी तरह तीसरा वाटर मॉलिक्यूल इसके साथ जुड़ेगा, चौथा वाटर मॉलिक्यूल इसके साथ जुड़ेगा, पांचवा, छठा, इस तरह सारे वाटर मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे। किस तरह? एक वाटर मॉलिक्यूल का पार्शियल पॉजिटिव एंड उसके हाइड्रोजन एटम का, दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के पार्शियल नेगेटिव एंड उसके ऑक्सीजन एटम का। समझ में आ रही है बात आपको? इस तरह से ये जो बॉन्ड बनेगा, ये क्या बॉन्ड कहलाएगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसको हम कहेंगे। लेकिन अभी बात पूरी नहीं हुई, अभी इसमें ट्विस्ट है, थोड़ा सा सब्र कर लें, इसमें अभी ट्विस्ट है। ये जो हमने स्ट्रक्चर बनाया था, आपने गौर किया था कि ऑक्सीजन एटम के ये जो दो पेयर हैं, ये कौन से हैं? शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये वाले। ये जो दो हैं, ये जो दो हैं, ये क्या थे? इनको हम कह रहे थे लॉन पेयर, लॉन पेयर, लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। मेन किरदार ये असल में इन लॉन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन का ही तो है, मेन काम ही इनका है लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का। ये एक लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है, इसी की वजह से नेगेटिविटी, इसकी वजह से भी जो है वो नेगेटिविटी बढ़ेगी। ये बेसिकली बॉन्ड बनाएगा, ये बेसिकली क्या करेगा? ये बॉन्ड बनाएगा। और दूसरा बॉन्ड जो है वो यहाँ से ये बनाएगा, ये दूसरा लॉन पेयर। अब डेफिनेशन देखिए क्या कह रहा है? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्शियली पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन एटम ऑफ वन मॉलिक्यूल एंड लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑफ अनदर मॉलिक्यूल। लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैंने यहाँ पर आपको ये बात समझाई थी कि दो मॉलिक्यूल्स जो हैं उनके दरमियान ये, एक तो ये हो गया क्या? पार्शियली पॉजिटिव हाइड्रोजन एटम। इसके मैं अलग अलग कर लूँ ज़रा, दोनों हाइड्रोजन एटम अलग अलग कर लूँ, समझ में आ गई बात? ये अलग कर दिया हाइड्रोजन एटम, इसके ऊपर भी पार्शियली पॉजिटिव चार्ज है, इसके ऊपर भी पार्शियली पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो ये दो मॉलिक्यूल हैं, एक मॉलिक्यूल ये क्या है? पार्शियली पॉजिटिव चार्ज ऑन हाइड्रोजन एटम ऑफ वन मॉलिक्यूल एंड मैंने क्या पहले बताया था? पार्शियल नेगेटिव चार्ज ऑन ऑक्सीजन एटम। तो ऑक्सीजन एटम के अंदर जो पार्शियल नेगेटिव चार्ज की बात की जा रही है ना, तो वो किसकी वजह से की जा रही है? ऑक्सीजन एटम के अंदर ये जो लॉन पेयर है, लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जो ऑक्सीजन एटम के अंदर लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो बेसिकली यहाँ पर एक वाटर मॉलिक्यूल दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के साथ जो बॉन्ड बनाएगा, उसमें एक हाइड्रोजन एटम का पॉजिटिव पोल जो है वो अट्रैक्ट होगा दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन एटम के एक पेयर के साथ, लॉन पेयर के साथ। बात समझ आ गई? ये इस तरह आपस में जुड़ गए। अभी थोड़ा सा वेट कीजिए, एक वाटर मॉलिक्यूल थोड़ी है भाई, बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल हैं। अभी आप ज़रा वेट कीजिए। हाइड्रोजन
ऑक्सीजन हाइड्रोजन, ठीक है। ये मैंने, ये क्या बन गया, H2O, H2O बन गया ना, दो H और एक O, और ये दो मैंने इस ऑक्सीजन के लॉन पेयर बना दिए यहाँ पर। अब यहाँ पर दूसरा भी कोई होगा, ठीक है, ये एक मॉलिक्यूल हो गया। अब यहाँ पर हम दूसरा यहाँ बना लेते हैं। इस दूसरे वाटर मॉलिक्यूल का ये जो पॉजिटिव हाइड्रोजन एटम है, ये किसके साथ बॉन्ड बनाएगा, ये देख लें, ये इस वाटर मॉलिक्यूल के इस लॉन पेयर के साथ। ध्यान से देखिएगा, ये ड्राइंग आपको करनी पड़ेगी अगर कंप्लीट क्रिस्टल कॉन्सेप्ट चाहिए तो, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो है, ये हाइड्रोजन का एटम जो है, ये भी यकीनन किसी तीसरे वाटर मॉलिक्यूल के अंदर मौजूद ऑक्सीजन एटम के साथ, ये देखें आप, ये रहा H2O का तीसरा मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल ये रहा, एक मॉलिक्यूल ये रहा, एक मॉलिक्यूल ये रहा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा था, यहाँ से शुरू करें, जहन उलझ जाएगा, वरना ये H2O का एक मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन, इसका लॉन पेयर, ये लॉन पेयर, ये लॉन पेयर जाके नहीं, मतलब ये लॉन पेयर जो है वो किसके साथ बॉन्ड बनाएगा, इस दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के इस हाइड्रोजन एटम के साथ। इसी तरह यहाँ पर ये जो तीसरा वाटर का मॉलिक्यूल है, इसके अंदर जो ऑक्सीजन का एटम है, ये इसके साथ बॉन्ड बना लेगा, ठीक है। अब चौथा वाटर का मॉलिक्यूल बना लेते हैं। ठीक है भाई, यहाँ पर भी बनाते हैं। अब ये जो है, ये किसके साथ, ये दूसरा इसका, ये इसके साथ यहाँ पर ये बन गया, देख रहे हैं आप। इसी तरह यहाँ पर अब इसका जो दो लॉन पेयर हैं, ठीक है, इसको इसके साथ जोड़ देते हैं, ये, ठीक है। और क्या हो रहा है, आपस में इस तरह से वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो जुड़ रहे हैं, जिसमें एक वाटर मॉलिक्यूल का ऑक्सीजन का एटम जो है, उसका जो लॉन पेयर है वो बॉन्ड बना रहा है किसके साथ, दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के एक हाइड्रोजन के साथ। ये देखें, ये एक वाटर मॉलिक्यूल, इसके ऑक्सीजन, इसका लॉन पेयर किसके साथ बॉन्ड बना रहा है, दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के एक हाइड्रोजन के साथ, ठीक है। अब ये जो दूसरा पेयर है इस वाटर मॉलिक्यूल का, एग्जैक्टली ये भी किसी ना किसी पाँचवें, छठे, सातवें वाटर मॉलिक्यूल के अंदर मौजूद हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा। यहाँ बना लें, ये देखिए, ये एक और वाटर का मॉलिक्यूल आ गया, ये किसके साथ बॉन्ड बनाएगा, इसके साथ बॉन्ड बनाएगा। एक नेटवर्क बन जाएगा, पूरा का पूरा एक नेटवर्क बन जाएगा H2O के मॉलिक्यूल्स का, पूरा एक नेटवर्क बन जाएगा। इस तरह ये पूरा नेटवर्क बन जाएगा, जिसमें ये सब के सब आपस में इस तरह से कनेक्ट हुए होंगे, जुड़े हुए होंगे। तो ये कौन सा बॉन्ड है हमारे पास, इसको हम कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये बात याद रखिएगा कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग के अंदर आपके पास कौन सा बॉन्ड इन्वॉल्व है, आपके पास लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये बॉन्ड बना रहा है, लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इसकी कुछ मिसालें यहाँ पर देख लें।
इसने यहाँ पर H2O एक मिसाल ये दी है, हाइड्रोजन फ्लोराइड एक मिसाल ये दी है, और उसके बाद अमोनिया का मॉलिक्यूल है NH3 एक मिसाल ये दी है। ये जो ऑक्सीजन का एटम है इस वाटर के मॉलिक्यूल में, इसके पास 2 लॉन पेयर हैं। इसी तरह ये हाइड्रोजन फ्लोराइड जो आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, इसके अंदर ये जो फ्लोरीन है इसके पास 3 जो हैं वो क्या हैं, लॉन पेयर हैं। बिल्कुल इसी तरह ये जो नाइट्रोजन है यहाँ पर, इसमें अमोनिया में, इसमें नाइट्रोजन जो है इसके पास 1 लॉन पेयर है। समझ में आ गई बात। तो यहाँ पर भी दूसरा अमोनिया का जो मॉलिक्यूल होगा, इनके दरमियान जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी वो भी इसी तरह होगी, ठीक है। यहाँ पर दूसरा हाइड्रोजन फ्लोराइड जो है उसका एटम होगा, मॉलिक्यूल होगा। इनके दरमियान जो बॉन्डिंग होगी वो कौन सी होगी, वो भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, क्योंकि यहाँ पर जो है वो हाइड्रोजन भी है और दूसरे एटम के पास लॉन पेयर भी है। और इस वाटर का तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, ठीक है भाई। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए डॉट्स का इस्तेमाल किया जाता है, आप पिक्चर में देख भी लेंगे, ठीक है। अगर कोवेलेंट बॉन्ड से इसको कंपेयर किया जाए जो कि किसी एटम के अंदर बनता है, जैसे कि आप यहाँ भी देख सकते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम के दरमियान ये जो बना हुआ है, ये वाला जो इस हाइड्रोजन और इस ऑक्सीजन के एटम के दरमियान बना हुआ है, ठीक है, इसकी पिक्चर मैंने बनाई थी, ये कोवेलेंट बॉन्ड है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। इसी तरह ये हाइड्रोजन ने यहाँ पर इसके साथ बॉन्ड बनाया हुआ है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। तो एक सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड ये रहा, एक सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड ये रहा। तो अगर हम कंपैरिजन करें इस हाइड्रोजन बॉन्ड को ऑर्डिनरी कोवेलेंट बॉन्ड से, तो ऑर्डिनरी कोवेलेंट बॉन्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। ऑर्डिनरी कोवेलेंट बॉन्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। 10% का सिर्फ रेशो होता है, 10%। यानी कि किसी कोवेलेंट बॉन्ड की स्ट्रेंथ का आप 10% ले लें, वो हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ होती है। समझ आ रही है बात आपको। लेकिन हमारे पास जो वैन डर वाल फोर्सेज हैं 3 किस्मों की, डाइपोल हाइड्रोजन बॉन्डिंग जिसको अभी हमने डिस्कस किया, और इसके बाद तीसरा हमारे पास लंदन फोर्सेज आएंगी। ये रहा पेज नंबर 109 पर। ये लंदन फोर्सेस जो हैं, तीनों के अंदर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जो वैन डर वाल फोर्स है ना, वो यही है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये बात जहन में रखिएगा, ठीक है। ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग का टॉपिक अभी चल रहा है, इसमें आगे नेक्स्ट पेज पे देख लें एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग मौजूद है। नीचे जो है वो प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर की एक्सप्लेनेशन ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग वो मौजूद है। इसके टॉपिक चल रहे हैं, नेक्स्ट पेज पे आएंगे 108 तक ये जा रहे हैं, और फिर जाके पेज नंबर 109 तक जाके ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट जो है वो टॉपिक जो है वो कवर होगा। फिर हम तीसरी वैन डर वाल फोर्स की टाइप को डिस्कस करेंगे जिसको लंदन फोर्स कहते हैं। इसी में सेल्फ असेसमेंट भी आ रहा है एक। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।